तक हम पढ़ चुके हैं। यहाँ तक यदि कोई बात पूछना चाहते हैं, तो कृपया हस्तोत्थापन द्वारा सूचित करें। जी, तो ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, 29वां सूत्र आकाश के विषय में बात चल रही थी कि आकाश का द्रव्यत्व और नित्यत्व वायु के समान समझ लेना चाहिए। जो आकाश जो है वह गुण वाला है, क्रिया वाला भी है, इसलिए आकाश द्रव्य है। और आकाश नित्य है क्योंकि अन्य द्रव्य मिश्रण से रहित है, इस कारण से आकाश नित्य है। तो ये बातें हो गई थी। अब हम देखते हैं 29वां सूत्र, तत्वम भावेन। अर्थात आकाश का जो स्वरूप है वो एक है। ये जो उसमें एकपन है, यह सत्ता के समान समझनी चाहिए। तो यहाँ पर इसका भाष्य देखते हैं। तत्वम तत्स्वरूपम केवलत्वम एकत्वम। तो तत्स्वरूपम आकाश स्वरूपम, आकाश का जो स्वरूप है वो अर्थात अकेलापन, एक होनापन, सत्तया तुल्यम व्याख्यातम वेदितव्यम, सत्ता के समान व्याख्या कर दिया गया, समझ लेना चाहिए। यथा सत्ता खलु एका तथा आकाशः अपि एकः। तो जैसे जो सत्ता है वो एक है, ऐसे ही आकाश भी एक है। क्यों? तो स्वरूप तो निरवयवत्वात् भेदाभावाच्च। क्योंकि आकाश जो है वो स्वरूप से निरवयव है। वैशेषिक दर्शन में निरवयव माना गया है इसे, सूक्ष्म होने से उसके विवेचन में नहीं जाते हैं। और उस इसी कारण से उसमें कोई भेद नहीं है, भेद अभावाच्च। तो जैसे सत्ता में ये बात है, सत्ता भी जो है वह अवयव रहित मानी जाती है, उसके भी कोई भेद नहीं है, वो भी एक ही है। इसी तरह से आकाश भी निरवयव माना गया है और उसका कोई भेद भी नहीं है। फिर आगे 30वें सूत्र की भूमिका है, सत्तायाः खलु एकत्वं तु अनुगत प्रतीत्या भवति। सत्ता का जो एकपन है वह तो निश्चय से अनुगत अर्थात सब में है, इस प्रतीति से होता है।
कथम आकाशस्य एकत्वम उच्यते, तो आकाश की एकता क्यों कही जा रही है? सत्ता तो सब में अनुगत है, सब में है, इस प्रतीति के कारण से उसकी एकता कही जा रही है सत्ता की। तो आकाश जो है उसकी एकता क्यों कही जा रही है? तो उसका उत्तर देते हैं, शब्द लिंगा विशेषाद विशेष लिंगा भावाच्च। ये 30वां सूत्र है। अर्थात आकाश का सर्वत्र एक ही लिंग अर्थात गुण शब्द पाया जाने से, और विशेष लिंग भावाच्च, और इससे भिन्न अन्य कोई भी लिंग आकाश का नहीं पाया जाने से आकाश एक ही है। आकाश की जो पहचान या कह ले आकाश का जो गुण है वह शब्द है, और वही शब्द सर्वत्र मिलता है। और शब्द के अलावा अन्य कोई भी लिंग आकाश का नहीं मिलता, इस कारण से आकाश एक ही है। तो इसका भाष्य देख लेते हैं। शब्द लिंगाविशेषा, खोलते हैं इसको। यथा सत्तायाः अनुगत प्रतीति लिंगाविशेषः समान भावेन लिंगम, तथैव आकाशस्य शब्दोपि लिंगाविशेषः समान भावेन लिंगम अस्ति। जैसे सत्ता की जो अनुगत प्रतीति है, सत्ता की जो अनुगत प्रतीति अर्थात सब में होना, यह लिंग अविशेष है, यह उसकी पहचान बिल्कुल समान है सर्वत्र। समान भावेन लिंगम, ये समान भाव से उसकी पहचान है। तथैव आकाशस्य शब्दोपि लिंग अविशेष, वैसे ही आकाश का भी जो शब्द है वह भी समान रूप से एक ही लिंग, एक ही है। और समान भावेन लिंगम अस्ति, और समान भाव से सर्वत्र उसका एक ही लिंग है, और कुछ भी नहीं है उसका, और कोई लिंग नहीं है। और आकाश सर्वत्र है, और सर्वत्र एक ही उसकी पहचान है, शब्द एक ही उसका गुण है। तो इसलिए आकाश एक है। तथा, और विशेष लिंगाभावाच्च, शब्द भिन्न लिंगस्य अभावात् अपि, शब्द से भिन्न पहचान का अभाव होने से भी तस्य एकत्वम अखंडत्वम केवलत्वम च अस्ति, उस आकाश का एकत्व, अखंड होना, अकेला होना है। नहीं काल भेदेन देश भेदेन शब्द भिन्न गुणस्य वर्तमानमस्ति, वर्तमानत्वम अस्ति। कहते हैं कि भी काल के भेद से, भूत भविष्य वर्तमान काल है, अलग अलग काल में, या देश भेद से, स्थान की भिन्नता होने से भी, शब्द भिन्न गुण से, शब्द से जो भिन्न कोई गुण है उस गुण की वर्तमानता, वर्तमानत्वम अस्ति, नहीं, वो यहाँ जोड़ लेंगे,
वर्तमानत्वं नहीं अस्ति। तो शब्द से भिन्न गुण की वर्तमानता आकाश में है ही नहीं। फिर आगे कहते हैं सकृत वा गुण मिश्रणम अस्ति। नहीं को ले लेंगे यहाँ पर भी, या ऐसा कहा जाए वा, एक बार गुण का कोई मिश्रण वहां पर नहीं है, ऐसा भी कह सकते हैं। तो इसलिए शब्द एक है ही, आकाश एक ही है। तो ये बात आ गई 30वें सूत्र में। और इसके बाद में 31वां सूत्र है तदनुविधानादेक पृथक्त्वं च इति। आकाश के एकत्व का अनुसरण करने से आकाश में एक पृथक्त्व भी है। अनुविधानात अर्थात आकाश में एकत्व का जो विधान है उसका ही अनुविधान करने से एक पृथक्त्व भी आकाश में है। भाष्य देखते हैं आकाशस्य यदेकत्वं तस्य अनुविधानाद् अनुसरणाद् एक पृथक्त्वम् अपि तस्यैकत्वम् अनुसरति ही एक पृथक्त्वम्। तो आकाश का जो एकत्व है उसके अनुविधान से ही अर्थात अनुसरण करने से ही एक पृथक्त्वम् अपि आकाश में एक पृथक्त्व भी अर्थात तस्यैकत्वम् अनुसरति ही एक पृथक्त्वम् भी है। और अर्थात उस आकाश के एकत्व को का ही अनुसरण उसका एक पृथक्त्व करता है। एकत्व क्या है? एक होना। एक पृथक्त्व क्या है? एक होने के साथ साथ अन्यों से भिन्न भी होना, अलग, उसमें अलग भी है वह। आगे कहते हैं यत्रैकत्वं तत्रैव एक पृथक्त्वम् अपि अनिवार्यम इति व्याप्ते। कि जहां जहां एकत्व होता है वहां वहां एक पृथक्त्व भी अनिवार्य होता है, ऐसी व्याप्ति होने से। ये व्याप्ति है। व्याप्ति का मतलब हो गया सार्वत्रिक नियम। तो ये सार्वत्रिक नियम है। तो जहां एकत्व होगा वहां एक पृथक्त्व भी होगा। तो इसलिए एकत्व के साथ ही एक पृथक्त्व भी उसमें है आकाश में, ऐसा समझ में आ गया। तो यहाँ पर द्वितीय अध्याय का प्रथम आहनिक समाप्त हो गया। द्वितीयाध्याये प्रथमानुकम समाप्तम। जी बहन इंद्रा जी बोले। आचार्य जी, इसको एक जो हमने ये लास्ट में लाइन पढ़ी है ना, जहाँ एकत्व होता है वहां पृथक्त्व भी अनिवार्य है, इसको कोई एक एग्जांपल से थोड़ा सा और क्लैरिटी ताकि हो जाए, थोड़ा क्लियर नहीं हुई ये बात। जैसे कोई भी वस्तु जिसको हम एक कह सकते हैं, जैसे मान लीजिए एक घड़ा है, हाँ जी, ठीक है। उसको हम एक कह सकते हैं। एकपन उसमें है और उसमें एक पृथक्त्व भी है, अर्थात वो अन्यों से भिन्न भी है, अपनी अलग मतलब पहचान बनाए हुए हो। मतलब शेप एक के घड़ा। कारण या मटेरियल के कारण जैसे कह सकते हैं हम लोग। अब उसमें जो भी कारण आप समझे, अच्छा, क्योंकि देखिए ना घड़ा है, अब घड़ा हाँ हम जी, उसको किस कारण से कह रहे हैं? उसकी वो शेप देख क्योंकि के, उसका हाँ। हाँ शेप भी है और उसका निर्माण किया गया है पानी भरने के लिए इसको।
हाँ उसको जी। उसी ढंग से जैसे उसको बनाया जाता है उस ढंग से उसको बनाया गया है और वो बन के बिल्कुल तैयार है ना। प्रोडक्ट जो है, इकाई वहां पर तैयार है, वो घड़ेरू हाँ की जी। इकाई। और वो हम जानते हैं कि ये घड़ा है और ये एक है। तो जब एक है तो इसका मतलब वो अन्यों से अलग भी है। ये भी साथ में ही बात आ जाती है इसी में कि अच्छा, मतलब घड़ा है दूसरे। तो वो हाँ, घड़ा है तो वो मिट्टी से भी अलग है कि नहीं। ठीक है, मिट्टी मतलब घड़ा है लेकिन वो यद्यपि मिट्टी से अलग है। मिट्टी से भी अलग है और सकोरे से भी अलग है हाँ जी, ठीक है, और ठीक है। आपसे और मेरे से भी अलग है, हाँ, सबसे अलग है वो। पृथक्त्व ठीक है है, उसमें, उसकी सत्ता ठीक है। बिल्कुल अलग है। जी ठीक है जी, हाँ, ठीक है, थैंक यू। जी। आदरणीय। जी बहन स्नेहा जी बहन। जी, नमस्ते आचार्य जी। ये जो नमस्ते बहन। 31वां सूत्र है, इसमें मुझे ऐसे लग रहा है, पता नहीं ठीक है हूँ मैं या गलत, तद अनुविधानात द के ऊपर एक ही मात्रा और प है। प इसमें लग रहा है कि फालतू आ गया, विस्प्रिंट है या कुछ शब्द बनता है इससे। जी, तदनुविधानात् एक पृथक्त्वं च इति, ये इसको अलग अलग कर दिया। हाँ, इसमें इसमें क से पुस्तक में देखता हूँ मैं, एक मिनट। जी, हाँ, ये प गलत है जी, ठीक कह गलत रहे है हैं। ना सर? हाँ, ये क्योंकि मुझे ये मिस्प्रिंट है। शब्द संधि विच्छेद करने पर शब्द कुछ बन नहीं रहा था। ना ना, ये प गलत है, ये प बीच में जी, गलत छप गया है। जी, धन्यवाद आचार्य। जी जी, धन्यवाद। तो अब हम द्वितीय आहनिक पे आ जाते हैं। आपकी शंका का समाधान हो गया तो कृपया हाथ नीचे कर लीजिएगा। धन्यवाद। तो द्वितीयम द्वितीयाहनिकम, तो दूसरा आहनिक है वो हम आरंभ कर रहे हैं। तो प्रथम आहनिके पृथिव्यादीनां सामान्येन लक्षणानि उक्तानि। प्रथम आहनिक में पृथ्वी आदि के सामान्य रूप से लक्षण कहे गए। तत्र कानि स्वाभाविकानि कानि चौपाधिकानि, उनमें से कौन से स्वाभाविक हैं, उनके गुण पृथ्वी आदि के। और कानि च औपाधिकानि, कौन से गुण जो हैं औपाधिक हैं, निमित्तिक हैं, अर्थात भिन्न द्रव्य संसर्ग जानी इति उच्यते। तो भिन्न द्रव्य के संसर्ग से आए हुए कौन से हैं, यह कहा जाता है। तत्र प्रथमं दृष्टान्तम् उपस्थापयति आचार्यः। तो इस विषय में पहले दृष्टांत को उपस्थित करते हैं आचार्य। प्रथम सूत्र है, पुष्प वस्त्रयोः सति सन्निकर्षे गुणांतरा प्रादुर्भावो वस्त्रे गंधाभाव लिंगम। एक प्रकार के पुष्प का सन्निकर्ष होने पर अन्य प्रकार के पुष्प की गंध वस्त्र में प्रकट न होना, वस्त्र में पुष्प की गंध का अभाव होने का लिंग है। तो दो फूल और वस्त्र को आपस में सन्निकर्ष कराने पर एक प्रकार का पुष्प है, उससे का सन्निकर्ष वस्त्र से कराया।
तो गुणांतर प्रादुर्भाव। दूसरे प्रकार की पुष्प की गंध वहां वस्त्र में प्रकट नहीं होती है। तो ये किस बात का प्रमाण है, इस बात का लिंग है कि उस वस्त्र में गंध का अभाव, वस्त्र में पुष्प के गंध का अभाव। एक प्रकार की गंध वहां पर वस्त्र पे लगाई गई, सन्निकर्ष कराया गया पुष्प का। तो उसी पुष्प की गंध आएगी, अन्य पुष्प की नहीं आएगी। तो इस बात की पहचान हो रही है इससे कि उस वस्त्र में किसी पुष्प की गंध का अभाव था पहले से। यदि दूसरी किसी पुष्प की भी गंध पहले से वहां पर होती वस्त्र में, तो फिर मिली जुली आती। ये हमने समझने के लिए एक बात कही। तो आइए इसके भाष्य को देखते हैं। पुष्प वस्त्रयोः सन्निकर्षे सति। पुष्प, इसको खोल रहे हैं। केतकी पुष्पस्य वस्त्रस्य च संसर्गे सति। केवड़े के फूल के वस्त्र और वस्त्र के, केवड़े के फूल के और वस्त्र के संसर्गे सति, उनका संसर्ग कराने पर, उनकी सन्निकर्ष कराने पर, निकटता कराने पर। वस्त्रे गुणांतर प्रादुर्भाव को खोलते हैं। वस्त्रे केतकी पुष्प गंधादितर गंधस्य चंपागंधस्य अप्रादुर्भाव। तो वस्त्र में केवड़े के फूल के गंध से भिन्न चंपा के गंध का उत्पन्न न होना, मतलब चंपा की गंध का उत्पन्न वहां पर प्राप्त नहीं होता है। केवड़े के गंध, केवड़े के से के फूल से ही अगर सन्निकर्ष कराया तो उसी की गंध मिलेगी, चंपा की गंध वहां पर नहीं प्रादुर्भूत होती। अथ च य एष केतकी गंधो गुणांतरम वस्त्रात् भिन्नस्य केतकी पुष्पस्य गुणः। और जो ये है, यह केतकी की गंध, यह गुणांतर है, भिन्न गुण है, क्योंकि यह वस्त्र से भिन्न केतकी पुष्प का गुण है। सच तत्संसर्गात् पूर्वम वस्त्रे तस्य अप्रादुर्भावः। और उस केतकी अर्थात केवड़े के संसर्ग से पहले वस्त्र में उस गंध का अप्रादुर्भाव था, वो नहीं उत्पन्न हुई थी। गंधा भाव लिंगम को खोलते हैं। वस्त्रे गंधा भावस्य लिंगम लक्षणम अस्ति। तो ये किस बात का लक्षण है कि वस्त्र में
पुष्प के गंध का अभाव है। ठीक है, फिर आगे कहते हैं यथा ही वस्त्रे स्वाभाविको गंधो नास्ति। जैसे वस्त्र में स्वाभाविक गंध नहीं है, पुष्प संसर्गात् भवति खलु औपाधिकः संसर्गजः। फूल के संसर्ग से होती है, वो औपाधिक होती है, संसर्ग से उत्पन्न होती है। एवमेव पृथिव्यादिषु द्रव्येषु अपि केचन गुणाः संसर्गादौपाधिक रूपादयः। ठीक इसी प्रकार से पृथ्वी आदि में, आदि जो द्रव्य हैं उनमें भी कुछ गुण संसर्ग से, अर्थात औपाधिक, निमित्त, नैमित्तिक, ऐसा कह सकते हैं, ये रूप आदय, रूप आदि आते हैं। उक्त पूर्वा, जैसे कि पहले कहा गया, रूप रस गंध स्पर्शवती पृथ्वी। पृथ्वी कैसी है? रूप रस गंध और स्पर्श वाली है। इति एवं आदि स्थलेषु, तो जो ये बात इन इन स्थानों पर कही गई है, उनमें से जो कुछ गुण हैं, रूप आदि गुण हैं, अर्थात रूप रस और स्पर्श गुण हैं, ये संसर्ग से आए हुए हैं, औपाधिक हैं, ये बात कही जा रही। तो यहाँ पर जो कह रहे हैं कि ना यथा ही वस्त्रे स्वाभाविको गंधो न अस्ति, इसमें थोड़ा विचारणीय है कि वस्त्र जो है वो पार्थिव है, तो उसकी स्वाभाविक गंध तो होनी चाहिए। कुछ ना कुछ भी हो, सामान्य बिल्कुल फीकी गंध मान लें, वो भी है, गंध तो है। और फिर उसकी जो सामान्य गंध, उस पे जब केवड़े की गंध, केवड़ा के केवड़े का फूल डाला जाता है, तो उससे उसमें गंध आ जाती है, केवड़े जैसे। तो वो जो गंध केवड़े के पुष्प की है, केवड़े का पुष्प हटा भी लिया तब भी वस्त्र में केवड़े जैसा जैसी गंध मीठी आ रही है, तो वह क्या है? औपाधिक है। इतना समझाने के लिए सूत्र है। आगे कहते हैं शंकर मिश्रादि भी सूत्रमिदं न सम्यक व्याख्यातम। शंकर मिश्र आदि ने यह सूत्र अच्छी प्रकार से व्याख्यान नहीं किया है। सूत्र शैलिया तो अनुलोम्येन, सूत्र की शैली की धनात्मकता से सूत्रम व्याख्यातव्यम आसीत। सूत्र शैली की अनुकूलता से, धनात्मकता से व्याख्यान करना चाहिए था, परंतु तैः न तथा व्याख्यातम, उनके द्वारा ऐसा व्याख्यान नहीं किया गया, किंतु प्रातिलोम्येन व्याख्यातम, बल्कि उल्टे ढंग से व्याख्यान किया गया है। चलिए, ये विशेष तो उसी को देखकर ज्ञात होगा, अभी तो हम आगे बढ़ते हैं। तत्र खलु, इसके विषय में निश्चय से व्यवस्थितः पृथिव्यां गंधः, पृथ्वी जो द्रव्य है उसमें स्वाभाविक गंध गुण है, मुख्य स्वाभाविक गंध गुण है, और रूप और रस और स्पर्श के गौण हैं, अन्य के संयोग से वो उद्बुद्ध हुए हैं। इसमें हम देखते हैं
भाष्य। पृथिवीम अभिलक्ष्य। जी बहन स्नेहा जी बोले। आचार्य जी इसका थोड़ा सा ये शब्दों का बताएं, ये जो है औपाधिक और संसर्गजः, इनको थोड़ा सा और शब्दों में बताएं। औपाधिक अर्थात दूसरे के द्वारा, दूसरी कोई उपाधि है, जैसे उपाधि कहते हैं ना कि किसी और वस्तु के द्वारा जो आया हुआ। संसर्ग कहते हैं जैसे निकटता से उत्पन्न। तो जैसे जो फूल है, फूल की निकटता हो जाने से फूल की गंध वहां पर रह जाती है ना। तो थोड़ी देर के लिए उसको समझाना चाहते हैं कि वो नैमित्तिक है, निमित्त से आई हुई है, किसके, फूल के निमित्त से। सन्निकर्ष शब्द यही इसी का ही भाव हुआ। हाँ, सन्निकर्ष मतलब उससे छू जाना, उसके निकट हो जाना। जी बिल्कुल। तो ये सन्निकर्ष का ही ऐसे ही इसी को ही माने कि औपाधिक या संसर्ग सन्निकर्ष एक ही बात है। नहीं नहीं, सन्निकर्ष मतलब संसर्ग है। औपाधिक तो अ, औपाधिक शब्द जो है वह आपका भिन्न, दूसरे सन्निकर्ष से भिन्न मतलब भाव है। सन्निकर्ष तो एक हो गया, मतलब कोई चीज छू जाना, यानी कि किसी चीज का संपर्क होना। संसर्ग होना, संपर्क होना, ये संसर्ग और सन्निकर्ष एक ही चीज है। लेकिन जो औपाधिक कहेंगे, किसी दूसरे के उपाधि से किसी में कुछ गुण आया हुआ, वो औपाधिक हो गया। नैमित्तिक जिसे बोलते हैं ना, उस अभिप्राय को औपाधिक व्यक्त करता है। जैसे गर्म पानी में जो उष्णता है वो अग्नि से आया। हाँ, वो औपाधिक है उष्णता उसमें, जी जल, ऐसे जी कहा जी जाए। जी, ठीक, धन्यवाद आचार्य जी। जी ठीक है, सन्निकर्ष और संसर्ग एक ही बात कहा जाए, बात कही जाए। जी, तो हम बात कर रहे थे पृथिवीम अभिलक्ष्य रूप रस गंध स्पर्शा गुणाः। पृथ्वी को लक्ष्य करके रूप रस गंध स्पर्श गुण प्रदर्शिता दिखा दिए गए। तेषां गंधो गुणः पृथिव्याम स्वाभाविको, उनमें से जो गंध गुण है वो पृथ्वी में स्वाभाविक है। स्वाभाविकः नैजः अस्ति, स्वाभाविक है अर्थात अपनी है, निज है। नैजः मतलब निज, अपनी है। शेषा रस रूप स्पर्शा औपाधिका, शेष जो रस रूप और स्पर्श है वो औपाधिक है, अर्थात वही नैमित्तिक है, निमित्त से आए हैं। अर्थात अप तेजो वायु नाम संसर्गात, जल, अग्नि और वायु के संसर्ग से, निकटता से, वहां पर लगे हुए होने से आए हैं। इति सूत्र लक्ष्यम अस्ति, ऐसा कहना इस सूत्र का अभिप्राय है। सूत्र में ये कहना चाहते हैं, एतत् लक्षणम, एतल्लक्षण साधनाय पुष्प संसर्गात् वस्त्रे गंध औपाधिको, इस लक्षण को सिद्ध करने के लिए पुष्प संसर्ग से वस्त्र में जो गंध है वो औपाधिक, औपाधिकी ऐसा होगा। अर्थात पुष्प के संसर्ग के, पुष्प की निकटता से या पुष्प को छुआने से वस्त्र में जो गंध आई वो वस्त्र की उपाधि से आई। वस्त्र जो नहीं, पुष्प की, फूल की उपाधि से आई, फूल में वो गंध थी, तो निमित्त वो था।
फूल। तो गंध क्या है वस्त्र में? वो नैमित्तिक है। यथा तथैव पृथिव्याम रस रूप स्पर्श औपाधिकम। जैसे, अच्छा यथा पहले के साथ जोड़ लो, है ना? एतद लक्षण साधनाय पुष्प संसर्गाद वस्त्रे गंध औपाधि को यथा। तो जैसे, यथा का मतलब यहाँ पर जोड़ के, जैसे पुष्प के संसर्ग से वस्त्र में जो गंध है वह नैमित्तिक है, तथैव वैसे ही पृथिव्याम रस रूप स्पर्श उपाधि का, वैसे पृथ्वी में जो रस रूप और स्पर्श है वो भी औपाधिक है। हवादि नाम संसर्गात, वो जल आदि के संसर्ग से आते हैं। इति दृष्टांत प्रयोजन, यह दिखाना, उदाहरण के द्वारा दिखाना प्रयोजन है। व्यवस्थितः पृथिव्याम गंधः इति कथनम उपलक्षणार्थम। पृथ्वी में गंध, यह जो है स्वाभाविक है, ऐसा कहना उपलक्षणार्थम, ये उपलक्षण मात्र के लिए है। केवल उदाहरण दिया गया है कि भाई ये तो स्वाभाविक है और बाकी नैमित्तिक है, ये कहना चाहते हैं। तेन रूपरस स्पर्शवत्य आपो अत्र अप्सु रसो व्यवस्थितः। तो इससे ये भी समझ लेना चाहिए कि रूप रस स्पर्श वाला जो जल है, उस वहां पर जलों में जो रस है वो व्यवस्थित है, अर्थात स्वाभाविक है। जलों में रस स्वाभाविक है। रूप स्पर्श तो खलु औबाधिको, इसमें जो जल में रूप और स्पर्श है वो नैमित्तिक है। एवं तेजो रूप स्पर्शवत, जो ये कहा, जो अग्नि है वो रूप और स्पर्श वाली है, तो तेजसी रूपम व्यवस्थितम। ऐसे ही अग्नि में भी जो रूप है वह स्वाभाविक है, स्पर्श औपाधिक है, और स्पर्श जो है वो निमित्त से आया हुआ है, वायु के निमित्त से। तो इसी को यहाँ पर समझा दिया। अब यहाँ पर तीसरा सूत्र कहते हैं एतेन उष्णता व्याख्याता। तो इससे उष्णता को समझ लेना चाहिए। अर्थात पृथ्वी में जो उष्णता है वह अग्नि के संसर्ग से आती है। तो इसका भाष्य देखते हैं। एतेन उष्णता व्याख्याता को खोलते हैं। अनेन लक्षण प्रकारेण गंधम व्यतिरिच्य पृथिव्याम उष्णता खलु उपाधिकी व्याख्याता विज्ञेया। तो इस लक्षण प्रकार से गंध को छोड़कर, व्यतिरिच्य पृथिव्याम पृथ्वी में उष्णता गर्मी, खलु औपाधिकी निश्चय से निमित्त वाली, व्याख्याता व्याख्यान की गई, विज्ञेया समझ लेनी चाहिए। तथैव अप्सु अपि औपाधिकी विज्ञेया उष्णता। ऐसे ही जल में भी जो उष्णता है वह नैमित्तिक समझ लेनी चाहिए। ठीक है। तरही कस्य उष्णता इति आकांक्षा उच्चते। अच्छा, उष्णता यदि पृथ्वी में जल में नैमित्तिक है तो फिर ये उष्णता है किसकी? इस आकांक्षा में कहते हैं तेजस उष्णता, ये उष्णता अग्नि का गुण है, स्वाभाविक गुण है। तो भाष्य छोटा सा है। अग्नि खलु उष्णता व्यवस्थिता स्वाभाविक नान्य से। अग्नि में जो उष्णता है वो स्वाभाविक है, किसी अन्य की नहीं है। पुनश्च और भी अपसुशीतता, तो जलों में जो शीतलता है वो स्वाभाविक। तो
भाष्य कहते हैं अपसु शीतता को बोलते हैं अपसु खलु शीतता व्यवस्थिता स्वाभाविकी। जलों में जो शीतता है वह स्वाभाविक है। एतेन पृथिव्याम पार्थिवे शिलाखंडादौ शीतता तु औपाधिकी। इससे पृथ्वी में अर्थात पार्थिव शिलाखंड आदि में जो शीतलता है वह तो नैमित्तिक है। नैमित्तिक की व्याख्या था विजय, तो नैमित्तिक व्याख्यान कर दी गई, समझ लेनी चाहिए। तथा तेजसी उष्णतायाः स्वाभाविकत्वेन अथा अपसु शीततायाः स्वाभाविकत्वेन सिद्धमिदम्। तो वैसे ही अग्नि में उष्णता का, गर्मी का स्वाभाविकता से और जल में शीतलता का स्वाभाविकता से सिद्धम, जो ये बात सिद्ध हुई, इदम सिद्धम इदम, ये बात सिद्ध हुई यदि वायु स्पर्शे, वायु के स्पर्श में कदाचित उष्णता तेज संसर्गात्, कभी वायु गर्म लगती है तो उसमें जो उष्णता है वो तेज के संसर्ग, अग्नि के संसर्ग से है, अग्नि के निमित्त से है। कदाचित च शीतता अपि में अप संसर्गात् भवति, और जो वायु में कभी कभी ठंडापन प्रतीत होता है तो वो जल के संसर्ग से होता है। तथा कृत्वा ही क्रम वैलक्षण्यम। इस प्रकार से वायु में जो शीतता उष्णता है क्रम भेद से होती रहती है उत्पन्न। तो सर्दियां हैं आजकल तो वायु ठंडी लग रही है, गर्मियों में लू लगती है। ये अग्नि अर्थात सूर्य के कारण से है। सूर्य दूर हो गया तो शीतलता हो गई स्वाभाविक रूप से जल के व्यापक होने से, और जब सूर्य की निकटता होती है तो उष्णता हो जाती है। तो ये बात आ गई यहाँ पर। अब इसके बाद में, अच्छा हमारा समय हो चुका है तो आज इतना ही रखते हैं फिर। ये हमारा 5वें सूत्र तक, द्वितीय अध्याय के द्वितीय आहानिक में 5वें सूत्र तक हमारा कार्य हो गया। तो आइए एक बार ओम का उच्चारण करके विराम करते हैं। ओ सर्वेभ्यो नमः। सभी